दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल दिए थे स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 3। अभी कोई पेजेस मिले आपको? कौन सा? हाँ जी ठीक है, ठीक है। स्प्रिंग 17 ओके। होमवर्क 2 हैं, 2 है। मेरा किस चीज का टेस्ट आ गया? प्रोसेस का ही है ना? हाँ तो बस ठीक है, प्रोसेस का ही। एक सवाल होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 स्प्रिंग 17। इसका अपना सोल्यूशन इसलिए दिया है क्योंकि इसमें डबल एंटीज पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि सोल्यूशन पे, इसलिए अपना सोल्यूशन दिया है। टी अकाउंट ठीक है, डबल एंटीज में एतराज है, वो आप करके आएंगे तो बताऊंगा क्या एतराज है। इसका सोल्यूशन दिया है। और दूसरा सवाल होमवर्क है, इसमें मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है और ये इतना टेक्निकल भी नहीं है कि अपने फॉर्मेट पे बना के दूं। सिंपल सा सवाल था और वो सवाल है जी स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे नॉर्मल सा मैं प्रोसेस का सवाल करा रहा होता ना, वैसे सा था ये। हाँ जी 2 सवाल होंगे, हो जाएंगे जी, हो जाएंगे, कर लेंगे आप। है? क्यों कल क्या है? तो प्रोसेस 2 का ही टेस्ट है ना भाई, तो ये उसकी तैयारी है सारी। है? नहीं, ये 2 सवाल होमवर्क हैं आज के। आज भी एक ही किया हुआ। स्प्रिंग 10 किस किसने किया? स्प्रिंग 10 ठीक। ऑटम 21 नहीं यार, कैमरा दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करना है। किया हुआ है। स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 3। रिक्वायरमेंट में डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ये आज का होमवर्क है। और अब डिस्कस कर रहा हूं मैं जो कल होमवर्क पेंडिंग था, स्प्रिंग 2010 क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड, ये कर रहा हूं डिस्कस। सवाल की रिक्वायरमेंट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पूछा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से डिपार्टमेंट का। तो दोनों डिपार्टमेंट्स का, क्योंकि दोनों का पूरा पूरा डाटा मौजूद है, मार्क्स भी 22 हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स पूछी है, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये तो डिपार्टमेंट बी ही की है, तो कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिपार्टमेंट बी की ही है।
लेकिन हमें फिर भी डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो वहां से ट्रांसफर आउट होगा तो डिपार्टमेंट बी में ट्रांसफर इन होगा। तो हमें दोनों डिपार्टमेंट्स का कंप्लीट सवाल सॉल्व करना। पहले आते हैं डिपार्टमेंट ए के क्वांटिटी स्केड्यूल पे। ओपनिंग कितना? डिपार्टमेंट ए 64,500, इनपुट 6 लाख, क्लोजिंग 24,000। नॉर्मल लॉस कितना? 5% ऑफ आउटपुट। नॉर्मल लॉस भी नहीं पता, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एक्चुअल लॉस कुछ भी नहीं पता, आउटपुट भी नहीं पता। ये जो प्लस माइनस करके आंसर आ रहा है ना, ये इक्वेशन है। और अगर आप प्रोसेस अकाउंट की वो यूनिट्स वाले कॉलम देखें तो दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो उनमें से भी अगर बैलेंसिंग फिगर निकालनी हो या एक इक्वेशन से भी कुछ मिसिंग निकालना हो तो एक इक्वेशन से एक ही मिसिंग निकल सकता है। इसी तरह से एक टी अकाउंट से एक ही फिगर बैलेंसिंग निकल सकती है। अब यहां पर इतना तो है कि नॉर्मल लॉस इसका 5% है, तो अगर ये x है तो ये 0.05x है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस फिर भी नहीं पता, तो और हल ही नहीं है इसको जीरो जीम करने के अलावा, और को हल ही नहीं है, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस 0 है। अब यहां से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6,10,000। ए डिपार्टमेंट ए में एक तो ये बात बताने वाली थी, और डिपार्टमेंट ए में और कुछ भी नहीं है। आपने कुछ पूछना है तो पूछें जी। किसको? नहीं, नहीं किया मैंने यार। तो आउटपुट तो ना हुआ ना, वो पर आउटपुट तो नहीं है ना। हाँ, तो आउटपुट नहीं है 105। ये x है, x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस 0.05x। यहां से x निकाल लें। मैंने है माइनस 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 माइनस, चाहे इक्वेशन से सॉल्व कर लें। जो पहले जो पीछे सॉल्यूशन में किया वो मैंने ये किया हुआ है कि इन का नेट क्या बना 640,500। इसमें से बस नॉर्मल लॉस ही माइनस होना है तो ये आ जाएगा। जो ये आंसर आएगा उसका 5% ये है, यानी फिर ये 100 है और ये 5 है, तो फिर वो 105 है जी। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। इसलिए 105 मान रहे हैं क्योंकि इसमें से और कुछ नहीं, बस सिर्फ यही माइनस होने वाला रह गया है। और जब ये माइनस हो जाएगा तो जो आउटपुट निकलेगा ये इसका 5% है, तो जिसका परसेंट होता है वो 100 होता है, तो ये 100 है, ये 5 है, तो फिर ये 105 ही हुआ ना। 105 में से 5 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, इसलिए ये 105 लिया है। आप इक्वेशन बना के कर लें। डिपार्टमेंट ए में क्वांटिटी स्केड्यूल था बताने वाला, वो मैंने बताया है। आपने उसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछें। इंस्पेक्शन होती रहे, जब परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है, और वैसे भी इंस्पेक्शन प्रोसेस 1 में नहीं दी। ओपनिंग क्लोजिंग नहीं निकल रहा था तो दिया हुआ था, लेकिन मैंने तो क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया ना सामने। इंस्पेक्शन स्टेज ही नहीं है ना। इंस्पेक्शन स्टेज इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने 5% ऑफ आउटपुट कह दिया, तो इंस्पेक्शन होती भी तो उसका कुछ ना करते, क्योंकि परसेंटेज लगानी ही आउटपुट पे थी। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए जी। तो फिर आपको इंस्पेक्शन स्टेज बताई होती है। इंशाल्लाह बताई होगी। चले फिर भी नहीं बताई तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसके ऊपर लगा दें चाहे इसके ऊपर लगा दें। हाँ, मैंने कहा है कि अगर इंस्पेक्शन स्टेज नहीं बताई तो फिर परसेंटेज ऑफ इनपुट भी नहीं कहा होगा। परसेंटेज ऑफ इनपुट कहा होगा तो इंस्पेक्शन स्टेज भी होती है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं नहीं है, बस परसेंटेज ऑफ इनपुट है और इंस्पेक्शन स्टेज नहीं है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसके ऊपर 5% लगा दें चाहे इसके ऊपर 5% लगा दें, लेकिन ये नोट लिखना, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब करंट मंथ इनपुट पे भी लगा सकते हैं और इस पे भी लगा सकते हैं।
इसीलिए ना इंस्पेक्शन स्टेज दी होती है। डिपार्टमेंट ए डन, डिपार्टमेंट ए में कुछ नहीं पूछना, इसके अलावा और कोई मसला नहीं। प्रोसेस कॉस्टिंग आसान हो गई फिर है। चलो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग तक देखते हैं चल के क्या होता है। डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी में क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, अगर आप लोगों को मसले इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपने सोल्यूशन देख के समझ लिया, तो इसमें भी ना 3 तरह की बातें जो आपने नोट करनी है। अगर आप सवाल कर रहे हैं क्लास वर्क होमवर्क और उसमें मसले आ रहे हैं और आप सोल्यूशन देख के मसले सुलझा रहे हैं, तो इसमें आपने 3 बातों पे गौर करना है जरूर, क्योंकि अगर आप इन बातों पे गौर नहीं करेंगे और आपने बस सोल्यूशन देख लिया और मसला हल हो गया, तो फिर पेपर में भी तो सोल्यूशन ही देखना पड़ेगा ना, वो तो नहीं है, वो तो रिजल्ट के बाद ही आएगा। तो आप 3 बातें देखें, जो आपसे गलती हुई वो क्यों हुई। या तो बोंगी मारी थी, तो फिर उस बोंगी को नोट डाउन करें और इस तरह बोंगियां नोट डाउन करते जाए और आइंदा मोहतात होते जाएं। या फिर वो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत था, तो उसको फिर करेक्ट करें, अपने नोट्स में कमी है उसमें ठीक करें, मुझसे पूछ लें पहले। या फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नया था, तो नया था तो वो भी मुझसे कंफर्म करके नोट्स में ऐड कर लें। नया होगा तो यकीनन मैं खुद ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पहले को गलत कॉन्सेप्ट पता था तो वो आप इस सोल्यूशन को देखने के बाद अपडेट कर लें, लेकिन पहले मुझसे करेक्शन करवा लें। तो पीछे सोल्यूशन देखने के बाद ना ये जरूर जाना करें कि गलती किस वजह से हुई थी। डिपार्टमेंट बी का क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग 40,000, ट्रांसफर इन यही जो जहां से आया था, इंस्पेक्शन स्टेज है 60%, ओपनिंग कितने परसेंट थे? तो ये पहले ही इंस्पेक्ट हो गए थे या हुए होंगे? पहले ही हो गए थे, तो ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसफर इन 6-10, न्यू मटेरियल ये इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है, लिखा हुआ है बाद में होता है। और क्लोजिंग कहां तक पहुंच चुका है, यानी इंस्पेक्शन क्रॉस कर गया है ना, तो ये लेस नहीं होगा। इसमें 6-10 में कहां ऐड हो चुका है? 6-10 तो वो है जो केमिकल एक्स है, ये COX है ना, जो प्रोसेस 1 से आया है। CX नहीं है, मतलब प्रोसेस 1 से जो चीज आधी अधूरी आई है वो है। नया मटेरियल, क्या इंस्पेक्शन स्टेज पे नया मटेरियल आ गया था या इंस्पेक्शन के बाद आया? हाँ, तो नए मटेरियल ने पोस्ट रिजल्ट ज्वाइन किया ना, तो इंस्पेक्शन डेट पे मौजूद है नया मटेरियल। इंस्पेक्शन के वक्त नया मटेरियल है नहीं है ना, तो वो नहीं हुआ इंस्पेक्ट। नया मटेरियल इंस्पेक्टेड यूनिट्स में तब आता है अगर वो इंस्पेक्शन के वक्त ऐड हो चुका हुआ है, तो वो तो इंस्पेक्शन के बाद ऐड हो रहा है, तो इसलिए वो नहीं है इंस्पेक्टेड यूनिट्स में। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स हैं सिर्फ यही 6-10, तो इस पे 10% लगाएंगे तो ये 61,000 आ गया। एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से 10% ज्यादा है, तो ये जो ज्यादा है यही तो एबनॉर्मल है, इसी को तो एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। किसका 10%? कैसे फैसला किया ये नॉर्मल लॉस का 10%? तो एक्सपेक्टेड लॉस से हायर देन, तो जिससे होता है वो 100 होता है, तो चूंकि वो एक्सपेक्टेड लॉसेस से 10% ज्यादा है, इसका मतलब इसका 10%, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस 6100, और यहां से आउटपुट निकल आएगा। तो प्रोसेस बी में भी आपको ये क्वांटिटी स्केड्यूल का मसला होना था, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा ईपी के अंदर कॉस्ट पर यूनिट में स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन के अंदर जो फार्मूला बताया था, जस्ट वो फार्मूला लगाया है। सारा कुछ मैंने ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि वो फार्मूले में कौन कौन सी फिगर्स लगी हैं। इनमें अब बताइए किसी फिगर पे एतराज है तो जी। अच्छा, सही है। ये आप ईपी के लिहाज से पूछ रहे हैं कि ओपनिंग में, हाँ जी इस कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाएगा। इंस्पेक्टेड यूनिट्स में नया मटेरियल यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सवाल में कहा हुआ है कि नया मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है। तो जब वो इंस्पेक्शन के जो स्टूडेंट टेस्ट होने के बाद क्लास में एंटर हो रहा है, तो वो टेस्ट में नहीं है ना मौजूद। तो जो यूनिट्स टेस्ट के बाद आ रहे हैं तो वो नहीं है इंस्पेक्शन के वक्त मौजूद, इसलिए यहां नहीं आएंगे।
ईपी में ये मुश्किल हो सकती है आपको कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में नया मटेरियल कब लगा। ओपनिंग कितने % कंप्लीट है डिपार्टमेंट बी की ओपनिंग, नया मटेरियल कब आता है? 60 के बाद, कितना बाद? हाँ जी 60.2 कर लें, 60.1, 60.05 बेहतर लग रहा है, 60% कर। देखें इसमें जो लिखा है ना जस्ट आफ्टर, अब अगर आप ये कहते हैं कि 60 से बाद यानी 60 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा होना चाहिए? जस्ट आफ्टर, तो 60 ही। बाद सिर्फ इसलिए कहा हुआ है कि 50 नंबर आने के बाद आप पास हैं, तो 50 पे भी पास है ना। जब 50 नंबर जस्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग 50 नंबर आप पास हैं, तो 60% जैसे ही स्टेज पहुंची उसी वक्त इंस्पेक्शन हुई और फिर नया मटेरियल ऐड कर दिया। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को यहां पर क्यों शामिल नहीं किया इंस्पेक्टेड यूनिट्स में? क्योंकि पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गए थे, तो बस इंस्पेक्ट हो गए थे तो नया मटेरियल डाल दिया था फौरन जस्ट आफ्टर। रोके नहीं तो अगर हांडी में चम्मच चलाना है, देखना है, तो चूल्हा बंद करना तो जरूरी नहीं है। लेकिन ठीक है, चले रोक ले मशीन, रोक लेते मशीन, ठीक है रोक ले मशीन रोक ले, रोक ली मशीन। In department B, material COY is added just after inspection. इसके बाद बनी ना, तो बाद इसके बाद ही आएगा ना। Just after inspection, which takes place when the production is 60% complete. जब प्रोसेस 60% कंप्लीट हो चुका होता है तो फिर फौरन इंस्पेक्शन हो जाती है। 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड का मतलब है हाँ ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड। अब इसका अगर को मतलब ये लेगा कि नहीं, इसका मतलब ये लेंगे कि बिल्कुल कंप्लीट हो गए जो आउट हो जाते हैं उनको प्रोसेस्ड कह रहे हैं, तो इस बात का चांस बहुत कम है क्योंकि 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। तो आउटपुट ये नहीं है, तो ये वो है जो प्रोसेस में है यानी इनपुट। देखें जो प्रोसेस में है वो इनपुट है, जो प्रोसेस से आउट हो जाएंगे आउटपुट है। जो प्रोसेस में है वो कहीं से आई है ना, तो जो यूनिट्स प्रोसेस है मतलब ये 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही कही हुई है बात। 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड मतलब वो जो प्रोसेस में है तो वही है जो इन हुए थे ताकि पे प्रोसेस हो सके। तो ये 10% ऑफ इनपुट ही है और चूंकि इंस्पेक्शन स्टेज है इसलिए 10% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स ही है, क्योंकि 10% ऑफ आउटपुट नहीं है तो फिर इनपुट ही हो गए। और चूंकि इंस्पेक्शन स्टेज है तो इंस्पेक्शन स्टेज हो तो फिर परसेंटेज ऑफ इनपुट असल में परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स होती है। और इधर भी कोई सवाल था कुछ जी? और स्प्रिंग 10 में कुछ पूछना है तो पूछे जी। नॉर्मल लॉस की परसेंटेज जी जी। अच्छा, अगर नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट हो तो वो परसेंटेज किस पे लगा रहे होंगे? आउटपुट पे कि इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे? आउटपुट पे। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स जो मर्जी होते रहे, अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट है तो फिर इंस्पेक्शन स्टेज का कोई काम नहीं नॉर्मल लॉस निकालने के लिए। हाँ, परसेंटेज बतानी इसलिए जरूरी होगी क्योंकि एबनॉर्मल लॉस के ऊपर फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन वो लगनी होगी, इसलिए इंस्पेक्शन स्टेज जरूर बताई होनी चाहिए। हाँ, उसको हमने इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने में इस्तेमाल करना है नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस लगनी है आउटपुट पे होगी फिर। क्यों नहीं? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई ना यार। तो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन आ गई है ना, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दी हुई है तो फिर हम इंस्पेक्टेड यूनिट्स के ऊपर ही कैलकुलेट करते हैं ना। आप सवाल दोबारा करें। आप पूछ रहे हैं कि अगर परसेंटेज ऑफ आउटपुट कहा हुआ है तो
नहीं कर रहे ना, तो भाई नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह की वर्डिंग लिखी हुई है कि 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड आर evaporated बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज, प्रोसेस्ड, बीइंग प्रोसेस्ड, टू बी प्रोसेस्ड, हैव बीन प्रोसेस्ड, वर बीइंग प्रोसेस्ड, हैड बीन प्रोसेस्ड, सब तो प्रोसेस्ड ही है ना। यानी आप कह रहे हैं कि इसको 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड को हमें आउटपुट ही कंसिडर करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। ये इनपुट है जी। लेकिन ये जरूर मतलब होता कि ओपनिंग भी अगर इंस्पेक्शन स्टेज 60% ना बताई होती, तो अगर 60% बता दिया तो ओपनिंग वाले भी हाँ हुए हैं इंस्पेक्ट, लेकिन वो पिछले महीने हो गए थे। स्प्रिंग 10 पे आउटपुट, क्योंकि इंस्पेक्शन स्टेज ही नहीं बताई तो फिर आउटपुट ले लेते, प्रोसेस को हम आउटपुट कह देते। अगर अच्छा नॉर्मल लॉस क्या कह दिया, तो जब कह दिया आउटपुट है तो फिर आउटपुट पे लगाएंगे, फिर एक्सपेक्टेड यूनिट्स नहीं निकालेंगे जी, ऐसे ही है। स्प्रिंग 10 स्प्रिंग 10 ऑटम 21 ऑटम 21 में सिर्फ यही चीज अच्छी ट्रिकी चीज थी कि ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दो हिस्सों में दिया हुआ है और एक हिस्सा इंस्पेक्ट हुआ, एक हिस्सा नहीं हुआ। तो ये इस लिहाज से एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन इसके अलावा को उसमें खास मुश्किल नहीं है। और आपने मजीद कुछ पूछना है तो पूछ लें जी। प्रोसेस अकाउंट रिक्वायर्ड है तो क्या करनी है बैलेंसिंग फिगर निकाल के? नहीं तो क्यों, आपको क्यों लग रहा है कुछ निकालना चाहिए बैलेंसिंग? क्यों? नहीं, सिर्फ ये मतलब तस्कीन के लिए लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, कुछ बैलेंस होना चाहिए तो थोड़ा सा, तो वो इसलिए नहीं करना पड़ रहा क्योंकि सीडी बैलेंस भी हम खुद कैलकुलेट ही कर रहे हैं, इसलिए बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। वरना अगर हम ट्रांसफर आउट एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट कर लेते तो बस बैलेंसिंग सीडी आ जाता। नहीं, रुपए की बात कर रहा हूं, तो इसका सीडी है जो बैलेंसिंग हो सकता था, लेकिन वो भी हम कैलकुलेट कर रहे होते। अगर वो कैलकुलेट नहीं करें और अकाउंट का ही वो बैलेंस निकाल लें तो नंबर ना कट जाए, तो गलती के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो ब्लंडर होते हैं और आपको गलती करने के बाद जब दोबारा नजर डालती हैं सवाल पे तो गलती पता चल जाती है, ठीक करने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि सीडी आप कैलकुलेट करें जैसे हम करते हैं। अच्छा, अब आप प्रोसेस अकाउंट में सारी फिगर्स चूंकि कैलकुलेट कर रहे हैं और राउंडिंग ऑफ करने की वजह से हो सकता है ये रुपीज वाले कॉलम में थोड़ा बहुत फर्क आ जाए, तो आने दें। वो टोटल टैली देख के नंबर नहीं देने एग्जामिनर ने, वो राउंडिंग ऑफ की चीज से फर्क आ रहा है। जी जी हाँ जी, आप फिगर्स कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट तो आ गई, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कैसे बनाएंगे? ऊपर से कहां से आए? वो यूनिट्स आ गए ना। प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर आउट के सामने रुपए कौन से लिखोगे? कैसे निकलेंगे टोटल? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी पड़ेगी ना, तो वो कहां से आएगी? स्टेटमेंट ऑफ वेरिएशन से आएगी जी। एबनॉर्मल गेन जैसे एबनॉर्मल गेन की नहीं, कभी भी नहीं। नॉर्मल लॉस की करते हैं रिकवरी,
जी जी, क्यों नहीं करनी यार? की तो ये माइनस है, 13,23,000 की तो ये माइनस। पर यूनिट किस में से माइनस करनी है? हाँ, वो तो सिर्फ तब था जब मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि एबनॉर्मल गेन P&L में कितना जाएगा, जो कल टी अकाउंट से भी नेट करके दिखाया था। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन है, उसमें थोड़ी रिकवरी माइनस करनी है, वो तो है ही कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन। तो खत्म हो गया यार प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑटम 21 मैं बेटा यूनिट नहीं कह रहा, रुपीस कह रहा, रुपीस। ओए 5-4 वेटेड एवरेज खत्म, फायरिंग सारी 5-4 बीडी बैलेंस आएगा, फिर 3-4 लाइनों की टोटल किया जाएगा है? हमने अमाउंट लिखनी है ना, 5-4 मेथड है तो उसमें एक रेट से मल्टीप्लाई करके थोड़ी आ जाएगा। ऑटम 21 चले एक डबल एंट्रीज का सवाल और करा देता हूं। नहीं बस स्प्रिंग 19 पढ़ लें। स्प्रिंग 19 में स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। सवाल का जिक्र किया था कि पढ़ लें। यार सारे ही ऐसी बंद कर दे। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है पढ़े सवाल पढ़े।
के बारे में सेपरेट देना बताएंगे पार्ट है या नहीं। वैसे हाँ जी, रिवर्स वर्किंग किस चीज की? रिवर्स वर्किंग मतलब क्या आप टोटल कॉस्ट से पर यूनिट तक पहुंचे हैं? अगर कैलकुलेशन का डाटा हुआ तो पूछ सकते हैं, इसमें क्या है, पूछा जा सकता है? अगर कैलकुलेशन का डाटा है तो पूछ सकते हैं। क्या हुआ? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे करते भी नहीं ना, मतलब प्रैक्टिकली क्या जरूरत है, अब बताना यार, रिवर्स तो चल रहा क्यों? तो उनको ये शौक नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली क्या होते हैं। डबल एंट्रीज पूछी हैं, डबल एंट्रीज पूछी हैं और कहा है कि नरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे? नहीं, आई रिकमेंड के नरेशन लिख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको भी फायदा होता है जब आप सवाल पूरा कर चुके हैं और चलो आधा पौना भी किया है और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या कर लिया है, तो नरेशन लिखी होंगी तो आपको खुद भी आसानी होगी देखने में कि क्या क्या कर लिया, क्या मिस हो गया। तो नरेशन अगर मना है फिर भी कर लेनी चाहिए, नहीं मना नहीं है, सच नॉट रिक्वायर्ड है ना, नॉट रिक्वायर्ड, तो नंबर कट नहीं जाएंगे, लिख लेनी चाहिए नरेशन है जी। कितना टाइम लग जाएगा नरेशन? मना कब किया है? नहीं होता है। क्या जी? नरेशन गलत लिखती, मतलब नरेशन भी गलत लिखती। तरतीब से डबल एंट्री पूछी है तो बस तरतीब से चलते हैं। पहले पैराग्राफ में हो गई सलाम दुआ, उसके बाद प्रोसेस बी का सारा डेटा दिया हुआ है। चलें तरतीब से चल लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या एंट्री करें? बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, बीडी की कोई एंट्री नहीं होती। आगे ट्रांसफर इन, ट्रांसफर इन की एंट्री क्या होगी? ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अमाउंट इसकी दी हुई है कितनी जी? 14,000। नरेशन लिख लें तो बेहतर है, नहीं लिखनी तो ना सही। फिर आगे नया मटेरियल ऐड हुआ है, वर्क इन प्रोसेस बी, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी? 7,000।
और कन्वर्जन है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस भी हैं और एफओएच भी हैं। 5600। फिर आगे फिनिश गुड्स की एंट्री। फिनिश गुड्स है ना, ये अगला प्रोसेस भी है। तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। लेकिन ये हम तब कर सकेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना लेंगे। अच्छा, वो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन जो है ना, वो वर्किंग के लिए है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ना बनाना चाहें, पर यूनिट कॉस्ट निकाल के ब्रैकेट में कैलकुलेशंस करनी है तो कर दें। यानी बाकायदा कोई स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में हमें इनकी कॉस्ट ही चाहिए ना, तो ईपी बनाएं, कॉस्ट पर यूनिट निकालें और उसको ब्रैकेट में सॉल्व कर दें। लेकिन फाइफो है तो ब्रैकेट में कितना को रश मचाएंगे जी। डेट्स नहीं है ना तो कोई मसला नहीं, जिस मर्जी तरतीब से हो, वेरी एवरेज है ना। हाँ, तो इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। ये वर्किंग के बाद करते हैं। फिर और नॉर्मल लॉस, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस। इसके लिए क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। बल्कि फिर एंट्रीज नहीं छोड़ते, वर्किंग्स कर लेते हैं पहले पूरी। एंट्रीज मेरे ख्याल है कोई 3-4 और आएंगी बस, वर्किंग्स पे आ जाए। क्वांटिटी स्केड्यूल। अच्छा, पहले इतना ज्यादा नहीं इस बात पे मैंने एम्फसाइज किया था, अब कर रहा हूं। मैं यहां लीटर्स लिख रहा हूं, लीटर्स, क्योंकि सवाल में केजीज भी हैं। सवाल में कहीं केजी का जिक्र भी है, वेस्ट का केजी का जिक्र भी है। उसके अलावा बाकी सब कुछ लीटर्स में है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल लीटर्स का बन रहा है। ओपनिंग 10,000, कितना 90,000। न्यू मटेरियल, क्लोजिंग 90,500। इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? न्यू मटेरियल नहीं है, ये कौन लगा गया? इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? क्योंकि एंड पे इंस्पेक्ट होता है, तो बस फिर यही सामने जो लिखे हैं ये इंस्पेक्टेड है। क्योंकि ओपनिंग अब इंस्पेक्ट होंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और क्लोजिंग वहां तक नहीं पहुंचे तो ये लेस हो जाएंगे। इंस्पेक्टेड भी बन गए। 102। नॉर्मल लॉस कितना? 5 5 8 5 1 5 1 2 5। एबनॉर्मल लॉस आप करें ट्राई। एबनॉर्मल आउटपुट नहीं दिया हुआ, बैलेंस करके नहीं निकलेगा, आउटपुट नहीं बताया हुआ। एबनॉर्मल लॉस करिए आप कैलकुलेट, ढूंढे सवाल में एबनॉर्मल लॉस करें कैलकुलेट। सॉल्यूशन से देख के नहीं बताना। यार अब तो खत्म कर दी मैंने यार, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म हो गई अब तो यार। परसेंटेज ऑफ इनपुट है, इंस्पेक्शन स्टेज भी दी हुई है, तो परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स है।
2875। 1 लीटर दूध से 1 किलो खोया बन जाता है? नहीं ना, कम बनता है ना। तो वैसे तो खैर बहुत कम बनता है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी कम बनता है, पाव भी नहीं बनता। अच्छा ठीक है ना, सब अपनी अपनी दुकानें लेके आ गए, मैं वैसी बात करती थी बीच में। इस प्रोसेस बी से जो लॉस होता है वो आगे एक और किसी प्रोसेस में होगा, कोई प्रोसेस इसमें इन होता है, और यहां से ये लीटर है ना, एक सॉलिड वेस्ट बनता है। ये है जो 200 रुपए किलो बिकता है। 200 170। ये जो इस प्रोसेस का लॉस है ना, ये लीटर्स में है, क्योंकि सारा कुछ लीटर्स में है। फिर इसको हम एक वेस्ट, इसको पकाते हैं फिर वो सॉलिड बन जाता है, वो केजीज में होता है। ये है जो 170 रुपए का बिकता है। तो इस महीने में एक्चुअली 6000 किलो ये है। तो ये कितने लीटर से 6000 किलो बना? 1 लीटर से 0.75 केजी बनता है। तो इतने लीटर थे जिनसे 6000 बना होगा। तो ये डिवाइड होता है, हर लीटर से इतने केजी बनता है ना, तो इतने लीटर होंगे तो इतने किलो बना होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये लीटर्स आ जाएंगे। क्या लॉस ऑफ ईच लीटर रिजल्ट्स इन अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.75 kg फुल स्टॉप। हाँ चलो, धूप में रख के सुखा देते होंगे, उससे वो 0.25 किलो सॉलिड वेस्ट बन जाता होगा। तो धूप में रखते भी तो होंगे ना। असल में प्रोसेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 रुपए खर्च होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि प्रोसेस होता है, कोई ना प्रोसीजर लगा रहे होते हैं, और उसके बाद फिर वो 0.75 kg बन जाता है। 8000 क्या बोला? ये 8000 कैसे कैलकुलेट हुआ? क्या सर नहीं कैसे? एक लीटर को पकाते रहते हैं, फिर वो 0.75, ये पकाना मैंने अपना डाला बीच में, 1 लीटर से 0.75 किलो वेस्ट बन रहा है। तो वो 8000 जो है वो ऐसे बना कि आपको सवाल में 6000 किलो बताए हुए हैं। तो इन 6000 किलो से इन 8000 लीटर तक पहुंचे। हाँ समझ आ गया? चलो आप बताओ क्या क्या समझ आया?
देखो यार क्या समझाया उसको। चलो ठीक है, ये कितना हो गया 2875। आउटपुट हो जाएगा 94500। जी जी, कौन सी? 6000 किलो जो ऊपर टेबल में है, ये प्रोसेस बी का है ना सारा कुछ। आप कॉलम की हेडिंग्स देख के कह रहे हैं, उससे ऊपर वाली अंग्रेजी पढ़े ना। ये सारे प्रोसेस बी के रिकॉर्ड से मिला है। प्रोसेस ए की हेडिंग इसलिए दी हुई है कि प्रोसेस ए से इतने यूनिट्स आए थे। प्रोसेस ए में ये 1.5 मिनट होता है, उसके आगे जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हैं उन पे P1 कॉस्ट जो लगी हुई है वो 15 लाख है, और जो उस पे न्यू मटेरियल कॉस्ट लग चुकी हुई है, हाँ प्रोसेस बी का ही ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना ये, वो 600 है, और जो कन्वर्जन लग चुकी हुई है वो 400 है। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी बैलेंस दिया होता है वो दिया हुआ है। अच्छा हाँ भाई ये भी, हाँ ठीक है, ये जिनको टेबल ही समझ नहीं आ रहा, जो शुरू में सवाल के शुरू में टेबल दिया हुआ है, लेफ्ट कॉलम तो अंग्रेजी है, ये तो नजर आ रही है अंग्रेजी लिखी है, उसके बाद क्वांटिटी का कॉलम है, इन्हीं सारी अंग्रेजों की क्वांटिटी है। अब उस क्वांटिटी के बाद जो अगले 3 कॉलम है वो कॉस्ट हैं। वो इस तरह से हैं कि जो प्रोसेस बी का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था, तो ये उसका बीडी बैलेंस दिया हुआ है कि उस पर P1 कॉस्ट लगी हुई है 1500, न्यू मटेरियल कॉस्ट 600 लगी हुई है, और कन्वर्जन 400 है। ये सारे बीडी दिए हुए। फिर इसके अलावा इस महीने में जो मजीद प्रोसेस ए से यूनिट्स आए वो 90,000 आए, और उनकी कॉस्ट 14,000 थी। फिर कन्वर्जन जो खर्च हुई और जो नया मटेरियल इस महीने में खर्च हुआ वो 7,000 और 5,600। ये इस तरह से डाटा दिया हुआ। अब आगे ईपी बनाते हैं। वेटेड एवरेज है 5 है, वेटेड एवरेज है, इसलिए कंप्लीटेड की ही लाइन आ जाएगी बस 94, और फिर ये तीनों कॉलम में 94 ही आएगा। क्लोजिंग 9500। P1 तो होता ही होता है इसमें, और न्यू मटेरियल भी चूंकि शुरू में ही डल गया था तो वो भी इसमें शामिल हो चुका, और कन्वर्जन इस पे लग चुकी है 9500 और 6650। एबनॉर्मल लॉस ये हर लिहाज से 100%, क्योंकि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है ही 100%, तो ये एक ही लाइन काफी है। 2875 सब में 100%। वन 06875 106 104 025। कॉस्ट पर यूनिट
वेटेड एवरेज है इसलिए ओपनिंग भी आएगा 1500, 600, 400। करंट पीरियड 14,000 नहीं 7,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के सामने क्या लिखो? 5125 इंटू 150 कर दूं बस? 0.75 भी करेंगे, क्यों? 5125 ये आपको बचपन में एक बात सिखाई थी, आप भूल जाते हैं, लिफ्ट नहीं कराते बातों को। ये लीटर्स हैं, 150 रुपीज पर केजी है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बनेगा। 7 इंटू 0.75 केजी पर लीटर करेंगे तो ये रुपीज में आंसर आएगा। है? क्यों जस्टिफाइड नहीं यार? अरे 1.75 को देख के मायूस था ना वो। 0.75 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि ये लीटर्स है ना, रुपीज 150 पर लीटर नहीं है, पर केजी है। लेकिन उसमें तो नॉर्मल भी है ना। कैसे? मतलब ये नॉर्मल था ना, लीटर्स में। अच्छा, डिवाइडेड बाय 8,000 जो टोटल लीटर सेम आ रहा है। हाँ तो ठीक है, वो 6,000 उधर जाए तो 0.75 बनता है, ठीक है। 577 14923 7,600 6,000 जी। तो बस मैंने वो हरे रंग में लिखा है, इधर काले में था तो 5125 इंटू 0.75 इसलिए किया है क्योंकि ये लीटर्स हैं। ये सारा नहीं समझ आया ये कह रहे हैं आप? तो यही लिखा है यार, वहां पर हरे रंग से लिखा है बस। हाँ 5125 लीटर्स नॉर्मल लॉस। इसी को बेच देते या इसको पहले खोया बनाते फिर बेचते? पहले सॉलिड वेस्ट बनेगा उसके बाद बिकेगा ना। तो इससे कितना सॉलिड वेस्ट बन जाएगा? इतने टोटल केजी बनते और पर केजी 150 का बिक जाता। जी इसलिए 150 की है। नहीं ये तो क्यों सेपरेट कॉस्ट में क्यों? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू निकालते हुए 170 यूज करें कि 150 यूज करें? देखें रिकवरी, हमें इससे कितना रिकवर होना है, तो वो तो 150 रिकवर होना है ना, तो इसलिए 150 लिया। 20 लगेगा तो 170 मिलेगा, मतलब 150 रिकवर होना है उससे। यूनिट्स कितने हैं? ये मिटा दो। जी तो भी यही मतलब होता। नहीं ये बिकता ही ना,
expenses are ऊपर हाँ। और हम normal selling price को normal कर देते हैं, जैसे पहले normal होता था। कितनी है वो नॉर्मल Recovery value भी होती है? अगर ना बताइए क्या रिकवरी वाली भी नहीं, आप कह रहे हैं कि उसको हम बेचते हैं, लेकिन सवाल वाला नहीं बता रहा कि बेचते हैं, तो हम खुद तो मार्केट में नहीं पता करेंगे ना, जाके नहीं बता रहा तो नहीं बता रहा, फिर वैसे क्यों नहीं बता रहा होगा। अच्छा, बहरहाल आपके सवाल से मैं एक सवाल बना लेता हूं, अगर ये नॉर्मल लॉस बेचने की बजाय हम फेंकते हैं और फेंकने के लिए किसी को पैसे देते हैं, यानी नॉर्मल लॉस की रिकवरी होने की बजाय उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो फिर वो ऐड हो जाता है। नहीं, यही तो नहीं कह रहे, सही हो जाए तो फिर वो रीवर्क हो जाएगा ना, फिर वो लॉस नहीं है, फिर वो लॉस नहीं होगा। नहीं, फिर वो इन्हीं यूनिट्स, उससे यूनिट्स थोड़ी बढ़ जाएंगे। जो यूनिट्स इनपुट थे और उन्हीं में कुछ खराबी हुई, उन्हीं को ठीक कर लिया तो बस ठीक है, वही इनपुट थे वो आगे आउटपुट हो जाएंगे। ये जो आपको यहां आउटपुट बताया है 94,500 और इनके लिए आपको ये मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट बताई है, क्या पता इनमें से 400 को रिपेयर करना पड़ा हो, तो बस वो बता दिया इसी के अंदर है। हाँ, एडेड होगा ऑलरेडी। ये मैंने जो बात बताई है ये समझ आई और बस याद हो गई, कोई जरूरत नहीं लिखने की। मैंने कहा है कि अगर नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स को बेचने की बजाय फेंकना पड़ता हो तो उस पर खर्चा आता होगा, तो जैसे रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यहां से लेस होती है वो इसमें ऐड हुआ करता। लिख लिया? ये मिटाना है। है? अच्छा, यहां पर इनका टोटल करने के बाद क्या यूनिट्स की लाइन दोबारा लिख के दिखाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बस निकले तो हुए यूनिट्स, आप ना लिखें यहाँ पर, आप डायरेक्टली कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें, पता तो है कि उन्हीं से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करते हुए ये ध्यान कर लीजिएगा, वो थाउजेंड्स हैं। 139.71 पॉइंट। अच्छा, इधर ही टोटल कर दें इसका, इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को 268. ये क्या किया है? ऐड कर लिया तीनों, बस इनको ऐड कर लिया यार, क्यों? इसलिए नहीं ऐड करना तो ब्रैकेट में तीनों को लिख लें, प्लस कर लें जी। 25
जी 1000 है ना, ये एंट्रीज हम 1000 में कर रहे हैं क्योंकि आपको डाटा भी 1000 में दिया हुआ है। फिनिश गुड्स वाली एंट्री और ये वो स्क्रैप वाली 5 abnormal loss debit, work process B credit। ये भी तीनों के लिहाज से मुकम्मल है ना। 2875 इंटू 77 अगर तो ब्रैकेट में कर लेंगे 2875 इंटू ये प्लस बाकियों के यूनिट्स इंटू ये, अलग अलग कर लें। अच्छा अगर ये अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग रेट लगना होता तो ब्रैकेट में अलग कर लेते। मिसाल के तौर पे 2875 के ऊपर ये 139 लगा देते और साथ इसका जो भी होता लेट से 1000 उस पे 57.68 लगा देते, ऐसे कर देते। यानी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन अलग से फॉर्मली बनाने की बजाय अगर ब्रैकेट में संभाल सकते हैं तो काफी है। एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपसे कहा था कंपाउंड एंट्री कर लें, तो स्क्रैप इन्वेंट्री P&L और एबनॉर्मल लॉस 772 कितने यूनिट्स हैं 2875 इंटू 0.75 इंटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू लिखी है तो उसको भी ऐसे करना पड़ेगा 323 44 ये एबनॉर्मल लॉस हमने चार्ज कर दिया। और लास्ट कैश डेबिट स्क्रैप इन्वेंट्री, चाहे तो इन दोनों को ऐड करके कर लें एंट्री, चाहे तो 6000 किलो चाहे ऐसे कर लें कितना, और चाहे आप इन दोनों को ऐड कर लें 900 ये बेच दिया। ले कल इसका इंशाल्लाह जॉइंट प्रोडक्ट कराता हूं शुरू। क्या जी किस चीज का फॉर्मेट, मुझे बात समझ नहीं आ रही। हाँ नहीं तो मैंने ऐसी इसी तरतीब से लिखवाई थी कल एंट्रीज। मैंने जो कल एंट्रीज लिखवाई थी मैंने वैसे ही की हैं।
1 2 3 4 5 यही एंड 6 वही उसी तरतीब से कराई है। शुक्र शुक्र जो है ना वो लफ्जी इजहार तो है, इजहार होता है, शुक्र इजहार तो है, लेकिन अल्फाज के अलावा शुक्र ऐसे भी है कि ज़रूरी है होना। मिसाल के तौर पे अगर कोई भूखा आए पैसे मांगने के लिए, भूख लगी है, बच्चे भूखे हैं, और उसको पैसे दे दें और वो भरा हुआ सिगरेट लेके तो वो पी ले और फिर आके फिर शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, तो ये शुक्रगुजारी हो गई। मतलब देखें, अगर किसी पे एहसान किया और वो शुक्रिया कर रहा है तो अच्छा लगेगा ना, तो नहीं वैसे कह रहा हूं कि किसी पे एहसान किया हो और वो शुक्र करे तो अच्छा लगता है ना, अच्छी फीलिंग है। तो अब वो जो चर्सी आके शुक्रिया अदा करेगा, हैं, गुस्सा आएगा ना। अच्छा, गुस्सा क्यों आएगा? कि जिस काम के लिए पैसे दिए थे वो नहीं किया और गलत इस्तेमाल किया, और ऊपर से डिटाई के आके कह भी रहे शुक्रिया। तो अल्लाह ताला को ना शुक्र बहुत पसंद है, लेकिन अल्लाह के नजदीक शुक्र फिर वही शुक्र होगा कि जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिसोर्सेज को अल्लाह की नाफरमानी में ना इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तो ढिठाई हो जाएगी। और हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं या नहीं है, इसका अल्लाह ताला ने एक टेस्ट बताया अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दाऊद 4811 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। यानी अगर हम दूसरों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, अच्छा क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि हमें लगता है ये तो हम डिजर्व करते हैं। अगर हमें किसी दूसरे इंसान से कुछ फेवर मिली है तो हमें लगेगा हम डिजर्व करते हैं, ये तो मैं डिजर्व करता हूं, तकब्बुर होना शुरू हो गया। तो अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की सपोर्ट का शुक्र अदा नहीं कर सकता तो यकीनन फिर वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। कल मुलाकात।